बेटा दिखाई दे रहा है? बेटा सबको दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। यस मैम। टॉपिक है वो यस मैम। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है CSSD, जिसकी फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, CSSD। तो आज का टॉपिक है CSSD। तो सबसे पहली बात है कि CSSD होता क्या है। तो जैसे कि CSSD की फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है और ये कहाँ होता है? तो CSSD comprises that service in hospital which receive, stores, process, distribute and control professional supply and equipment, both sterile and non sterile, to and from all department of hospital for the care and safety of patient। मतलब जो हमारा CSD डिपार्टमेंट है वो हॉस्पिटल में प्रेजेंट होता है, जो रिसीव करता है, स्टोर करके रखता है, प्रोसेस करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और साथ साथ कंट्रोल भी करता है कि जो भी प्रोफेशनल को जो सप्लाई दी जा रही है ना या इक्विपमेंट दी जा रही है वो दोनों ही स्टराइल हो या नॉन, सबको रखता है। और फिर वो हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट को वो चीजें सप्लाई करता है जिससे पेशेंट की सेफ्टी और केयर बनी रहे। ठीक है, आइडली CSSD इज इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। नॉर्मली जो CSD है वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है विद फैसिलिटी टू रिसीव, क्लीन, पैक, डिसइंफेक्ट, स्टेराइल, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाई एज पर वेल डेलिनेटेड प्रोटोकॉल। मतलब जो हमारा CSD डिपार्टमेंट, जो हॉस्पिटल में जो CSD डिपार्टमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। उसका सिर्फ काम होता है आर्टिकल्स जो इक्विपमेंट है उसको रिसीव करना, क्लीन करना, पैक करना, डिसइंफेक्ट करना, स्टराइल करना, स्टोर करना और वापस से डिस्ट्रीब्यूट ही करना। उनका ये काम होता है, ये अपने प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। By custom diet, medicine, laundry, supply of blood, crystalloids are not included in the activity of CSD। जो CSD डिपार्टमेंट पे उसमें ना तो डाइट कस्टम फॉर्म होती इन्वॉल्व होती, ना मेडिसिन इन्वॉल्व होती, ना लॉन्ड्री, ना सप्लाई या ब्लड की सप्लाई भी इन्वॉल्व नहीं होती, क्रिस्टलॉइड भी यूज नहीं किया जाता है, इनसे इनका कोई भी लेना देना नहीं है। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ CSSD कि जो हमारा जो CSD है वो ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, किस बेस पे काम कर रहा है, ये क्यों किया जाता है, क्या करने का मतलब है और इसका काम क्या है। मतलब ये इसे करने, ये क्यों किया जाता है और इसका क्या काम है, ये इसमें हम पढ़ेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका पर्पस क्या है और इसका मेन फंक्शन क्या है। तो ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस में आते हैं। नंबर 1 है टू प्रोवाइड स्टराइल मटेरियल। जो हमारा CSD डिपार्टमेंट है उसका जो फंक्शन है वो है कि स्टराइल मटेरियल को प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल में स्टराइल मटेरियल को प्रोवाइड करना CSD का मेन काम है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग टू ए रिडक्शन इन इंसिडेंट ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन। और खास तौर में CSD का रोल है हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है, उसमें उसका योगदान रहता है। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए CSD का उसमें योगदान होता है। टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ कॉस्टली इक्विपमेंट। और टू अवॉइड मतलब CSD का काम होता है जो कॉस्टली इक्विपमेंट है उसको बार बार ना खरीदना पड़े, तो उसके लिए वो वर्क करता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को वापस साफ करके स्टाइल करके वापस डिपार्टमेंट को पहुंचा देता है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को बार बार एक महंगी चीज को खरीदनी नहीं पड़ती, वो उसी से दोबारा काम चला लेते हैं।
नेक्स्ट, टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ effectiveness of cleaning, disinfection and sterilization process। और ये जो हमारा सिटी डिपार्टमेंट है वो मेंटेन करता है कौन से रिकॉर्ड को, सफाई का, डिसइंफेक्शन का, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को मेंटेन करके रखता है, रिकॉर्ड करके रखता है ताकि हॉस्पिटल में इंफेक्शन ना फैले। नेक्स्ट है हमारा टू मॉनिटर एंड इन्फोर्स कंट्रोल्स नेसेसरी टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। और खास तौर से मॉनिटरिंग भी करेगा और इन्फोर्स भी करेगा कि जितना हो सके, जितनी आवश्यकता हो सके उतना ही क्रॉस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोका जाए। ठीक है। नेक्स्ट है टू मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ सप्लाई एंड इक्विपमेंट। और यहाँ तक कि जो सीएसडी का काम है उसका काम ये है, जो इन्वेंट्री लिस्ट होती है कि कितना सामान आया, कितना आ गया, इन सब की इन्वेंट्री को भी वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है कि कितना सप्लाई हुई है और कौन कौन से सामान है। ठीक है। नेक्स्ट है टू स्टे अपडेट रिगार्डिंग डेवलपमेंट इन द फील्ड। और खास तौर से ये हमेशा अपडेट रहते कि कौन कौन से इस फील्ड में कौन कौन सी अपडेट आई है, उसको भी ये ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर पेशेंट एंड स्टाफ। और साथ साथ सीएसडी का काम है कि जो पेशेंट, हॉस्पिटल में जो पेशेंट या स्टाफ वर्क कर रहा है उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए। नेक्स्ट है हमारा डिजाइनिंग ऑफ सीएसडी की। सीएसडी की डिजाइनिंग कैसी है, ठीक है। तो इसमें है साइज एंड लोकेशन ऑफ सीएसडी वेरी। मतलब जो सीएसडी का जो साइज है, जरूरी नहीं कि हर हॉस्पिटल में जो सीएसडी डिपार्टमेंट है वो एक जैसा ही हो। तो जो सीएसडी का जो साइज है या लोकेशन है वो वेरी कर सकता है। 7 to 10 स्क्वायर फीट पर बेड इज रिकमेंड। तो नॉर्मली जो हम अगर सीएसडी डिपार्टमेंट डिजाइन करते तो 7 से 10 स्क्वायर फीट पर बेड इज रिकमेंडेड होता है। इट शुड बी लोकेटेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू ऑपरेशन। और जहां तक कोशिश की जाती कि जो सीएसडी रूम हो वो ऑपरेशन थिएटर के पास हो, एक्सीडेंट या इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पास या वार्ड के पास हो। मतलब जो सीएसडी डिपार्टमेंट अगर कहीं भी डिजाइन किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो या तो वो ओटी के नियर होगा, नहीं तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट या वार्ड के नियर होगा। नेक्स्ट है सीएसडी लेआउट शुड बी डिजाइन फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो। जो सीएसडी का जो लेआउट है ना, वो मतलब ऐसा डिजाइन है कि हर तरफ उसका क्या वो फ्लो कर सके। नेक्स्ट है सीएसडी शुड हैव 4 जोन फॉर स्मूथ वर्क फ्लो। जो सीएसडी है उसके कम से कम 4 जोन होने चाहिए ताकि वो स्मूथली अपना काम कर सके। तो उसमें सबसे पहला जोन आता है द अनक्लीन एंड वॉशिंग एरिया। मतलब सीएसडी में एक एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ अनक्लीन मतलब यूज की हुई चीजें आएंगी और वहां पे उसकी सफाई होगी। तो अनक्लीन एंड वॉशिंग एरिया पहला जोन। दूसरा जोन हो गया हमारा असेंबली एंड पैकिंग एरिया। मतलब जो चीज स्टाइल होनी है, जैसे भी तो उसे असेंबल करना है, पैकिंग एरिया, ये उसका दूसरा जोन हो गया। तीसरा जोन है स्टेरिलाइजेशन एरिया। मतलब जो भी पैकिंग हुई है उसको स्टेरिलाइज करने का एक प्रॉपर एरिया होना चाहिए। और चौथा जोन है स्टेराइल एरिया। मतलब जो चीज स्टेरिलाइजेशन हो चुकी है, मतलब हो चुकी, तो मतलब वो प्रोडक्ट क्या है, स्टेराइल है, तो एक उसको रखने के लिए एक प्रॉपर स्टेराइल एरिया होनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो हमारे सीएसडी रूम है उसके 4 जोन होने चाहिए। जैसा कि इस स्लाइड में हमें सीएसडी का डिजाइन कंसेप्ट दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमें जोन्स दिखाई दे रहे हैं। एक हमारा सॉइल जोन है, दूसरा हमारा क्लीन जोन है और तीसरा हमारा स्टेराइल जोन है। तो सॉइल जोन का मतलब है जहां पर ये कंटामिनेटेड या यूज चीजें आएंगी, वो हमारा सॉइल जोन होगा। नेक्स्ट हमारा क्लीन, जहाँ पे उस चीज की सफाई होगी और स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन किया जाएगा, वो हमारा क्लीन जोन होगा। और थर्ड है हमारा स्टेराइल जोन, जहाँ पे हर चीज को स्टेराइल करके रखा जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा जो सीएसडी डिपार्टमेंट बनाने का जो कंसेप्ट है वो इस कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। और ये जो जोन्स है वो फिजिकली एक दूसरे से मतलब सेपरेट होंगे, जिसकी वजह से क्रॉस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोका जा सकता है। अब इस स्लाइड में दिखाई दे रही है
प्लानिंग ऑफ सीएसडी डिपार्टमेंट की, सीएसडी डिपार्टमेंट की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। तो इसमें है फिजिकल, फंक्शनल, पर्सनल, इक्विपमेंट, फाइनेंशियल, प्रिवेंटिव और क्वालिटी। तो इस हिसाब से जो हम सीएसडी डिपार्टमेंट बनाते हैं उसमें ये हम 7 चीजों को देख के उसको डिवाइड करते हैं कि फिजिकली कौन सी चीजें हैं, फंक्शनली कौन सी चीजें, पर्सनल कैसी हैं, इक्विपमेंट कौन सा है, फाइनेंशियली की कौन सी चीज महंगी कौन सी नहीं है, प्रिवेंटिव मतलब इससे इन्फेक्शन तो नहीं है, और क्वालिटी जो भी वहाँ प्रोडक्ट आया, जो भी चीज आई तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखनी। तो जो हमारी सीएसडी डिपार्टमेंट की जो प्लानिंग है इस बेस पे होती है। अब बात आती है प्लानिंग ऑफ सीएसडी, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, तो उसमें लिखा है मटेरियल आइटम फ्रॉम कंटामिनेटेड एंड स्टेराइल एरिया शुड बी नॉट मिक्स। मतलब कहने का मतलब है जो भी मटेरियल आइटम आया है कंटामिनेटेड या स्टेराइल एरिया से वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है देयर शुड बी फिजिकल बैरियर बिटवीन क्लीन एंड डर्टी एरिया, और खास तौर से फिजिकली बैरियर लगा होना चाहिए एक क्लीन एरिया में और एक डर्टी एरिया के बीच में एक बैरियर होना चाहिए ताकि चीजें मिक्स ना हो पाए। नेक्स्ट है फ्लोर शुड बी स्मूथ, इम्परवियस, नॉन स्किड एंड डिबस्ट। मतलब जो सीएसडी के जो फ्लोर है वो एकदम साफ स्मूथ होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसमें मतलब वो फिसलन वाला हो, और यहाँ तक कि जो सीएसडी का जो रूम है उसका फ्लोर है वो बिल्कुल डस्ट फ्री होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी मेंटेन एंड 45 प्लस माइनस 5। मतलब कहने का मतलब है जो हमारा सीएसडी रूम है ना उसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। 45 कम मतलब 45 या तो 5 बढ़ा दो या 5 कम कर दो। 45 के अलावा मतलब जो 45 है 45 के अराउंड उसकी ह्यूमिडिटी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्लीन एरिया शुड बी मेंटेन एट पॉजिटिव प्रेशर। जो क्लीन एरिया है उसको पॉजिटिव प्रेशर के थ्रू एकदम मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके। नेक्स्ट है मिनिमम वेंटिलेशन रेट शुड बी 6 to 10 एयर चेंजेस पर आवर। जो वहाँ का वेंटिलेशन होगा ना वो 6 से 10 एयर चेंजेस पर आवर के हिसाब से रखना चाहिए। नेक्स्ट है वर्क एरिया शुड बी मेड ऑफ मार्बल, ग्रेनाइट, स्टेनलेस स्टील। जो सीएसडी का जो रूम है ना जहाँ पे ये सारी चीजें काम कर रही, तो वो जो रूम है वो या तो मार्बल का बना होना चाहिए या ग्रेनाइट का होना चाहिए, नहीं तो स्टेनलेस स्टील का बना होना चाहिए। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है मार्बल, ग्रेनाइट, स्टेनलेस स्टील क्या है इनकी एक खासियत होती है कि ये एकदम क्लीन होते हैं और मतलब ज्यादा इनमें फ्रैक्शन क्या है इसमें फ्रैक्शन भी ज्यादा नहीं होता, नॉर्मल रहता, और जिसकी वजह से इन पे डस्ट बहुत कम जमा होते। तो इस चीज के लिए हम जो सीएसडी का जो रूम है वो मार्बल का, ग्रेनाइट या स्टेनलेस स्टील का बना होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन मस्ट बी प्लान फॉर ऑटोक्लेविंग बाय स्टीम एज वेल एज गैस। जो हम स्टेरिलाइजेशन जो भी हमें चीजों को करना है वो या तो हम मोस्टली ऑटोक्लेव के थ्रू करेंगे, चाहे स्टीम देना पड़े या गैस के थ्रू, लेकिन हम जो स्टेरिलाइजेशन मोस्टली ऑटोक्लेविंग के थ्रू ही करते हैं। अब आती है लोकेशन की, जो सीएसडी है उसकी लोकेशन क्या है। तो जैसा कि पहले बताया सीएसडी मतलब या तो कैजुअलिटी, ऑपरेशन थिएटर या वार्ड के एकदम पास होनी चाहिए। ठीक है। विच आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टेरिलाइज्ड मटेरियल, क्योंकि यही ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे स्टेराइल मटेरियल ज्यादा कंज्यूम होते हैं। तो जो हमारा सीएसडी रूम है ओटी के पास हो, इमरजेंसी के पास हो या वार्ड्स के पास होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मतलब जिनमें बहुत ज्यादा फ्लोर्स होते हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग सीएसडी में बी प्लान इन लोअर फ्लोर। अगर बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बहुत सारे फ्लोर है, तो कोशिश करना चाहिए कि जो सीएसडी है वो लोअर फ्लोर पे ही रखा जाए। ठीक है। तो लिखा है ना सीएसडी में बी प्लान इन लोअर फ्लोर राइट अंडर द ऑपरेशन थिएटर। मतलब जो सीएसडी जो रूम है वो लोअर फ्लोर पे ही रखा जाए और खास तौर से अंडर द ऑपरेशन थिएटर के अगर अंडर ही रखा जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है वर्टिकल मूवमेंट विल बी
क्विकेस्ट पॉसिबल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। इससे क्या है, जो वर्टिकल मूवमेंट है वो बहुत जल्दी होगी और जिससे मटेरियल का भी मूवमेंट बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इन डिपार्टमेंट में खास तौर से ओटी में हमें स्टेलाइज चीजों की बहुत जल्दी जरूरत होती, तो उससे क्या है बहुत जल्दी क्या होगी, मूवमेंट होगी। ठीक है, ओटी में जो पर्सन है वो ओटी में ही रह जाएगा और अगर उसे कोई सामान लेना तो वो नियर बाई सीएसडी चला जाएगा, लेकिन उसे और जगह घूमने की जरूरत नहीं होगी, जिससे इन्फेक्शन उसको नहीं होगा। जैसा कि इस स्लाइड में दिखा रहा है फ्लोर स्पेस, तो हम बेड के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हॉस्पिटल्स में कितना बड़ा सीएसडी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखा है ना, देखो लिखा है ना बेड्स अवेलेबल। अगर 75 से 99 के बीच की बेड है तो उसमें 10 स्क्वायर फीट पर बेड के अकॉर्डिंग सीएसडी होना चाहिए। अगर 100 से 149 का है तो 9 स्क्वायर फीट पर बेड होना चाहिए। अगर 150 से 199 है तो 8.5 स्क्वायर फीट पर बेड के हिसाब से सीएसडी की रिक्वायरमेंट है। अगर 200 से लेकिन 249 तक का है तो उसके 8 स्क्वायर फीट बेड होनी चाहिए। अगर 250 से लेकर 299 है तो 7.5 स्क्वायर फीट पर बेड के हिसाब से सीएसडी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और अगर 300 या उससे ज्यादा है तो 7 स्क्वायर फीट पर बेड इसके हिसाब से हमारे सीएसडी का फ्लोर का स्पेस होना चाहिए। अब बात आती है लेआउट ऑफ सीएसडी की, जो मतलब जो हमारा सीएसडी है उसको कैसे डिजाइन करना है। ठीक है, अगर हमें सीएसडी डिजाइन करना है, सेटअप करना है, तो उसका लेआउट या डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें लेफ्ट साइड में लिखा है ना रेड, इसमें लिखा है ना बेटा, देखो रेड डिनोट कंटामिनेटेड जोन। जो रेड इसमें शो हो रहा है वो डिनोट करता है कंटामिनेटेड या डर्टी जोन को शो कर रहा है। जो ब्लू है वो क्लीन जोन को शो कर रहा है और जो ग्रीन है वो स्ट्राइक जोन को शो करे। तो अगर हम लेआउट ऑफ सीएसडी देखें तो हमें पता चल रहा है ना कि यहाँ पे रेड की कंटामिनेटेड जोन कौन है, क्लीन जोन कौन है और ग्रीन जोन कौन है। तो इस हिसाब से हमने सीएसडी का लेआउट किया है। तो इसमें देखो, इसमें हमने जो लेआउट के इसमें स्टाफ चेंजेस का भी है एरिया। अगर हम रेड जोन से बात करें तो यहाँ पे रिसेप्शन है, स्टाफ चेंज है, म्यूचुअल ट्रो है, वॉश है। इस तरह हमने सीएसडी को क्या क्या लेआउट किया है। अब आता है लेआउट डिजाइनिंग प्रिंसिपल, कि हम अगर सीएसडी को बनाएंगे तो वो किस मतलब प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आता है देयर इज नो बैक ट्रैकिंग ऑफ स्टाइल गुड्स। मतलब जैसा भी हम लेआउट बनाएंगे तो ऐसा होना चाहिए कि जो चीज आए वो वापस ना जाए। स्टाइल गुड मतलब नो बैकिंग ट्रैकिंग ऑफ स्टाइल गुड। नेक्स्ट है वन वे मूवमेंट फ्रॉम रिसीविंग काउंटर टू इशू काउंटर। और वहां पे जो मूवमेंट होना चाहिए ना वन वे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3-4 एरियाज बना दो कि कोई भी आए कोई भी जाए, नहीं, एक ही एरिया होना चाहिए जहाँ पे लोग मूवमेंट कर सके, रिसीव भी कर सके या इशू भी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है स्टाइल एरिया शुड बी प्रायर टू स्टाइल स्टोरेज एंड इशू। जो स्टाइल एरिया है उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो स्टाइल चीजों का ही स्टोरेज करे और उसी को इशू करे। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीविंग काउंटर मस्ट बी अवे फ्रॉम इशू काउंटर। जो रिसीविंग काउंटर इशू काउंटर से दूर होना चाहिए। ये नहीं कि पास हो जाए और चीजें मिक्स हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सेपरेट रिसीविंग एंड इशू काउंटर होने चाहिए। तो मतलब रिसीविंग और इशू, जहां से हमने रिसीव किया है और जहां से वो चीज वापस दी जा रही है, वो काउंटर अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से हमने सीएसडी को 3 बेसिक डिवीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। देखो, एक है इसमें क्लीनिंग एरिया, दूसरा है ड्राइंग एरिया, तीसरा है पैकिंग एरिया, चौथा है स्टेरिलाइजेशन एरिया, पांचवा स्टोरेज, छठा है इशू काउंटर। मतलब अगर कोई भी डर्टी चीज आ गई तो उसको क्या है क्लीनिंग एरिया में भेजा जाएंगे, साफ होगा। फिर जो चीजें साफ हुई है उनको सुखाया जाएगा, ड्राइंग एरिया हो गया। ड्राइंग एरिया के बाद पैकिंग की जाएगी,
पैकिंग के बाद स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा। स्टेरिलाइजेशन होने के बाद उन स्टेराइल चीजों को स्टोर किया जाएगा और वहां स्टोरेज से फिर इशू कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ है ना फिजिकल फैसिलिटी इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी इन, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके समझाए। जैसे मान लो रूम इन सीएसडी दे रखा, नेचर ऑफ वर्क, प्रीवियस प्रोविजन ऑफ स्पेस, तो उस हिसाब से देखो अगर वॉशरूम है तो वो क्या है, डर्टी एरिया है, ठीक है, जिसका स्पेस कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। अगर वर्क रूम है जहाँ पे पैकिंग हो रही है सामान की, वो कौन सा एरिया, वो क्लीनिंग एरिया है, उसका स्पेस 60% होना, 26% होना चाहिए। अगर सिरिंज या निडल की प्रोसेसिंग हो रही है, स्पाई हो रही है जैसे भी, तो वो क्या है, वो भी क्लीन एरिया है, उसका भी स्पेस कितना होना चाहिए, 9% होना चाहिए। अनस्टेराइल पैक स्टोर, वो भी क्लिनिकल एरिया है, उसका स्पेस कितना होना चाहिए, 4% होना चाहिए। अगर बल्क स्टोर आ जाए बहुत, तो वो भी क्लिनिकल एरिया है, उसका स्पेस कितना होना चाहिए, 11% होना चाहिए। स्टेराइल स्टोर कौन सा है, स्टेराइल एरिया का है, तो उसका जो स्पेस है 16% होना चाहिए। मिसलेनियस जो चीजें हैं वो भी क्या है, क्लीन एरिया क्या है, वर्ग उसको क्या है, क्लीन एरिया, उसका भी स्पेस कितना होना चाहिए, 19% होना चाहिए। और जो ऑटोक्लेव है वो भी क्लीन एरिया का पार्ट है, तो उसका भी स्पेस कितना होना चाहिए, 5%, वो क्या सीएसडी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब बात आती है वर्क फ्लो की, ठीक है, तो वर्क फ्लो है मेजर एक्टिविटी इन सीएसडी, ठीक है, कौन कौन सी मेजर एक्टिविटी होती है, तो इसमें है रिसीविंग द यूज्ड आइटम फ्रॉम यूजर डिपार्टमेंट, मतलब रिसीव करता है जो सीएसडी डिपार्टमेंट, वो क्या करता है, यूज आइटम को रिसीव करता है यूजर डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट में यूज चीज होगी वो वापस वो क्या कॉल लेता है, सीएसडी रिसीव करता है सफाई के लिए, ठीक है। फिर उस चीज की क्या होगी, क्लीनिंग होगी, पैकिंग की जाएगी, फिर स्टेरिलाइजिंग होगी, फिर स्टोर किया जाएगा और उसके बाद उसको डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये इनका वर्क फ्लो है। देखो वर्क फ्लो इसमें लिखा है ना, रिसिप्ट, रिंसिंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, चेकिंग, स्टेरिलाइजेशन, लेबलिंग, स्टोरेज, इशू, डिस्ट्रीब्यूटर। अगर इसको मैं अगर समझाऊं तो देखो रिसिप्ट का मतलब है कोई भी कंटामिनेटेड या यूज चीजें डिपार्टमेंट से है उसको हमने ले लिया और उसकी हमने रिसिप्ट बना ली। उसके बाद है रिंसिंग, जो चीजें हैं हमने उसको नॉर्मली हल्के से साफ, वो होगी रिंसिंग। उसके बाद क्लीनिंग, उन चीजों को साफ करना, ये होगी क्लीनिंग। फिर ड्राइंग, उनको सुखाना, ये ड्राइंग होगी। उसके बाद सूखने के बाद हाँ चेकिंग, चेकिंग में हम ये पता करते हैं कौन सी चीजें यूज करने लायक है, कौन सी चीजें खराब हो चुकी है। जो चीजें खराब हो गई हैं उन्हें हटा देंगे, जो चीज यूज हो सकते हैं उनको ना आगे भेज देंगे। तो चेकिंग कर लेंगे, जो चीजें ठीक है उनको हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे। स्टेरिलाइजेशन करने के बाद लेबलिंग कर देंगे कि कौन सी डेट को वो स्टेराइज हुआ है, ठीक है। उसमें एक पीएच लेबल आता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। फिर उस लेबलिंग लगा के उस चीज को हम स्टोरेज में भेज देते हैं और फिर स्टोरेज से फिर डिस्ट्रीब्यूट या इश्यू हो जाता है उस सामान। आप देखो ये भी वर्क फ्लो है, डर्टी, क्लीन, स्टेराइल, ये जैसा पहले हम बात कर सकते हैं। ये वर्क फ्लो जैसे कि मैंने पहले समझाया है ये वही है। तो दोबारा अगर हम पढ़े तो देखो यूजर एरिया मतलब डिपार्टमेंट हो गया, तो वहां से रिसीव यूज आइटम, डिपार्टमेंट से हमने क्या किया है रिसीव आइटम दिया, तो वो दो उसकी दो चीज हुई, या तो वेस्ट डिस्पोजल है, जो वेस्ट हो चुकी है उसे डिस्पोज कर दो, और जो दूसरा है जो चीजें ठीक है उसे क्लीन करो, वॉश करो, ड्राइंग करो, ठीक है। उसके बाद उसको सफाई भी कर लो, क्लीन सप्लाई करो, चेक करो, इंस्पेक्ट करो, असेंबल करो, स्टेरिलाइजेशन करो, फिर दोबारा से चेक करो, ठीक है, इशू करो, डिलीवर कर दो। यही इनका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने क्लासरूम में फ्लो प्रोसेस कराया था, ये भी वैसे ही वैसे है। देखो इसमें तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बॉडी डिपार्टमेंट से हमने कंटामिनेटेड चीजों को, आर्टिकल्स को लिया, वो क्या है, वो डर्टी रिसिप्ट है। तो जो रिसिप्ट बनेंगी, ठीक है, एक डर्टी रिसिप्ट बनेगी और एक क्लीन और एक बल्क, एक
देखो जो बॉडी डिपार्टमेंट से चीजें आई वो यूज करके आए तो वो एक डर्टी रिसिप्ट के अंदर आती हैं, ठीक है। और एक बल्क स्टोर, जैसे हमें कॉटन की जरूरत है, गॉस पीस की जरूरत है, तो ये क्या बल्क में है, तो वो क्या है, वो यूज नहीं की गई है, एकदम वो नई नहीं है, तो वो कौन सी बनेगी, वो क्लीन रिसिप्ट होगी। तो दोनों रिसिप्ट आ गई, क्लीन वाली और डर्टी वाली। फिर उसे क्या क्या डिसेंबल कर देंगे। डिसेंबल करने के बाद हम देखेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन से ग्लव्स है, कौन से रबड़ है, इस तरह करके फिर उनको वॉशिंग एरिया में पहुंचा देंगे और वहां वो साफ कर देंगे। उसके बाद जब साफ हो जाएगी फिर उसको दोबारा से असेंबल कर देंगे, कहाँ कहाँ से कौन सी चीज है, उसके बाद असेंबल कर देंगे। उसके बाद उनको फ्रीज ड्राइड स्टोरेज में रखेंगे, वहां पे इंस्पेक्शन होगा कि कौन सी चीज ठीक है कौन सी नहीं है। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा और स्टेरिलाइजेशन के बाद फिर स्टेराइल स्टोरेज किया जाएगा और स्टेराइल स्टोरेज के बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ठीक है। अब है रिसीविंग एरिया, ठीक है। रिसीविंग एरिया क्या, यूज आइटम फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल आर शिफ्टेड टू सीएसडी फॉर क्लीनिंग एंड स्टेरिलाइजेशन। मतलब जो हमारे रिसीविंग एरिया है वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है जो आइटम को यूज करें हॉस्पिटल में, वो क्या किया जाएगा, उसे लेंगे, ठीक है। आइडली आइटम दैट गेट सॉइल विद ब्लड या बॉडी फ्लूइड शुड बी डिकंटामिनेटेड विद सोडियम, ठीक है। अगर मान लो कि कोई ऐसी इक्विपमेंट है जिसमें ब्लड लगा हो या बॉडी फ्लूइड कुछ भी लगा हो, तो वो डायरेक्ट सीएसडी को नहीं भेजेगी, पहले उस डिपार्टमेंट की ये उस डिपार्टमेंट की ड्यूटी रहेगी कि अगर कोई ब्लडी या बॉडी ब्लड रिगार्डिंग कोई चीज भेजा जा रहा है तो सीएसडी में, उससे पहले वो उस चीज को खुद साफ कर लेते हैं। उसमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में उसको डिप कर देते हैं, फिर साफ करके फिर ये सीएसडी को पहुंचाते हैं। रिसीविंग एरिया ऑफ सीएसडी शुड हैव एक्सेस टू आउटसाइड थ्रू विंडो विथ ए कॉर्नर। मतलब जो रिसीविंग एरिया है ना, वो आउटसाइड कैसा एक्सेस होगा, विंडो के थ्रू, उनका जो काउंटर होगा उसमें विंडो लगी होगी, वहीं से वो उसको लेगा। आइटम आर काउंटेड एंड रिसीव्ड, तो जो भी आइटम रिसीव किया जाएगा उसे काउंट किया जाएगा और रिसीव किया जाएगा। विदाउट काउंटिंग कोई भी रिसीविंग नहीं होगी, वरना विदाउट काउंटिंग अगर रिसीविंग होगी तो कल को कोई भी आगे कह सकता है कि हमने इतना सामान दिया था, आपने हमें इतना लौटाया है, तो इसलिए काउंटिंग बहुत जरूरी है। Therefore, instruments are inspected and blunt, unsuitable instrument are segregate या discard। उसके बाद क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, अगर वो बेकार है तो वहां डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। नेसेसरी एंट्री आर मेड ऑफ रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड है उसको हम मेंटेन करेंगे। अगर हमने किसी चीज को डिस्कार्ड भी कर दिया तो उसकी भी हमें एंट्री लिखनी पड़ेगी कि हमने इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। देर आफ्टर आइटम आर शिफ्टेड टू क्लीनिंग, उसके बाद जो आइटम है उनको क्लीनिंग एरिया में भेज दिया जाएगा, ठीक है। जो क्लीनिंग एरिया है वहाँ क्या होगा, वहाँ पे ये सारी चीजें वॉश होगी मैनुअली या मशीन के थ्रू वॉश की जाएगी। फॉर मैनुअल वॉशिंग सिंक विथ वाटर सप्लाई एंड वर्किंग काउंटर आर ऑर्गेनाइज डिटर्जेंट एंड ब्रशेस। मतलब अगर हम मैनुअल करेंगे तो नॉर्मल हमें पानी की सप्लाई चाहिए होगी और डिटर्जेंट की सप्लाई चाहिए होगी जो जिससे हम साफ करेंगे। नहीं तो एक अल्ट्रासोनिक वॉशर जो एक मशीन है उसका भी हम यूज करके इंस्ट्रूमेंट को साफ कर सकते हैं, ठीक है। टनल वॉशर भी यूज किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मशीन होती है। जब उसके बाद आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट वॉश दे आर ड्राई इन ओवन, जो जब इंस्ट्रूमेंट वॉश हो जाएंगे इनको हम ओवन ड्रायर में रख देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए और उसके बाद हम उसको पैकिंग एरिया में शिफ्ट कर देंगे। पैकिंग एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे चीजें ड्राई होने के बाद वहाँ पे पैकिंग की जाती है और किस डिपार्टमेंट का है कैसे इस पैकिंग की जाती है और वहाँ पे लेबलिंग लगी जाती है और सील की जाती है। उसके बाद सीलिंग होने के बाद हम स्टेरिलाइजेशन के लिए उसको भेज देते हैं। तो सीएसडी में दो मेथड यूज होते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। पहला है स्टीम स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव, अगर हमें स्टीम के थ्रू स्टेरिलाइजेशन करना है तो हम ऑटोक्लेव यूज करेंगे, और लेकिन अगर हमें गैस स्टेरिलाइजेशन करना है तो हम इथाइलिन ऑक्साइड मशीन के थ्रू उसे स्टेरिलाइज कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी ऑटोक्लेव मशीन है उसमें हर चीज स्टाइल नहीं हो सकती, क्योंकि मान लो जैसे रबर बोर्ड से हम उसको ऑटोक्लेव में नहीं रख सकते वरना वो खराब हो जाएंगी, तो हम इस चीजों को गैस स्टेरिलाइजेशन से ठीक करते हैं।
उसके बाद स्टेरलाइजेशन के बाद उसको हम टेम्परेरी स्टोर रूम में भेज देते हैं, और उसके बाद फिर इश्यू, और उसके बाद जहां जहां से वो चीजें हैं वहां पे भेज देते हैं।